हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिर से जो अपना टॉपिक है हिस्ट्री का, उसको स्टार्ट करेंगे। द टुडेज माय टॉपिक इज एंड आवर टॉपिक इज इंडियन कोलोनाइजेशन। इंडियन कोलोनाइजेशन को हम 3 फेज में पढ़ेंगे और हमारे जो रजनी पामदत्त है, जो इंडियन कोलोनाइजेशन भारतीय उपनिवेशवाद को 3 भागों में, 3 चरणों में, 3 फेज में डिवाइडेशन किया है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड टर्सरी फेज। जो फर्स्ट फेज है इन द जो हम पढ़ेंगे बेटर प्लासी से 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है ब्रिटेन का, उसके बीच का जो फर्स्ट फेज कहलाता है, दैट इज द फाइनेंशियल कैपिटल या फाइनेंशियल हम बोल सकते हैं हमारा जो कमर्शियल कॉलोनाइजेशन है, कमर्शियल कॉलोनाइजेशन कहलाता है, वाणिज्य उपनिवेशवाद, जो हमारा प्रथम फर्स्ट फेज है। तो हम उपनिवेशवाद को समझते हैं। अगर हम उपनिवेशवाद देखो, हम बहुत पहले से हम लोग पुराने समय से मतलब थर्ड क्लास बाय क्लास पढ़ते आ रहे क्या है कॉलोनाइजेशन क्या है, लेकिन आज जो क्लैरिफिकेशन होगी शायद आप कर पाए होंगे। एकदम सिंपल तरीके से समझे कॉलोनाइजेशन है क्या, क्या है कॉलोनी। तो देखो, कोई भी एक बड़ा राष्ट्र, जो पावरफुल राष्ट्र जो होता है ना, कोई कमजोर राष्ट्र को अपने हितों के लिए कॉलोनाइज करना, उनका नियंत्रण करना। जो भी एक पावरफुल जैसे शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर अपने हितों के लिए नियंत्रण करना कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या मैं यहाँ पे सवाल पूछ सकता हूँ, क्या उपनिवेशवाद, जैसे ये सवाल खड़ा हुआ है, क्या उपनिवेशवाद, क्या भारत के अंदर बहुत सारे राज्य, क्या भारत उनका उनका शोषण कर, क्या उनका कॉलोनाइजेशन कर रहा है? क्या बिहार या उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल कॉलोनाइज है भारत का? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि भारत अपने हितों के लिए नहीं कर रहा। भारत क्या है कि हम उनको, उनके लिए, वहां के लोगों को सामाजिक कल्याण, हम उनको नागरिकता दे रहे हैं, हम उनको समान अधिकार, समान स्वतंत्रता, उनकी फंडामेंटल राइट को कंट्रोल मतलब रक्षा कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो जब भी कोई राष्ट्र या कोई यूनियन करता है तो फिर वो कोलोनाइजेशन नहीं कहता, वो फ्रीडम राष्ट्र कहते हैं। फिर इसी तरह हम करेंगे, जैसे इंडिया में ब्रिटिश वासियों ने कैसे हमारे पर कोलोनाइज किया था। तो हम इसको पहले बता चुके, 3 फेज में पढ़ेंगे। जो रजनी पामदत्त ने 3 फेज में बताया। तो हम इसी को सबसे पहले बताएंगे कि भाई कोलोनाइजेशन की शुरुआत क्यों होती है, आखिर ये उपनिवेशवाद की शुरुआत क्यों होती है। देखो, उस समय की बात बता रहा हूँ जब ये उपनिवेशवाद का समय चला है, तो यूरोप वगैरह में क्या है कि एक बहुत बड़ी पुनर्जागरण का वक्त है। पुनर्जागरण मतलब नई नई थॉट आ रहे हैं लोग के विचार में, मतलब वैज्ञानिक, मतलब एक साइंटिफिकली चीजों का आविष्कार हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अब जब तुम बताओ कि जब किसी एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या इंडस्ट्री लगाना है, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन करना ही कोई बड़ी बात है? उनका प्रोडक्शन करने के बाद अपने ही जो एरिया है उनके एरिया में बेचना है, या उनका प्रोडक्शन जब हो जाए किसी कंपनी से, किसी भी थिंग्स का, गुड्स का, तो फिर उस वस्तु का कहीं तो बेचना जरूरी है। तो फिर वहां के लोग तो उतना खरीद नहीं पाएंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स एंड का मतलब प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए उनको कॉलोनाइज चाहिए, एक कॉलोनी चाहिए। तो इन्होंने कॉलोनी सर्च मारना स्टार्ट कर दिया। अब देखो ये शुरुआत कैसे होती है पहले बताता हूँ। तो देखो 1493 में क्या होता है, देखो क्या शुरुआत हम करते 1493 में कुस्तुनतुनिया, जिसे आप इस्तांबुल बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया जो उस इस्तांबुल का पार्ट हुआ करता तुर्की के कब्जे में आ गया, और इसी की वजह से यूरोप और एशिया का व्यापार बंद हो गया। देखो मैं बता रहा हूँ, तुर्की एक ऐसा पार्ट है जो एशिया में भी है और 10% कुछ परसेंट पार्ट यूरोप के अंदर भी है, जिसका कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है। जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया तो वो पार्ट अब तुर्की के कब्जे में आ गया, और एशिया और यूरोप से व्यापार जो था जब चल तो रहा था, लेकिन टैक्स ज्यादा हाई के कारण जो व्यापार एक तरफ से ठप पड़ गया। और भारत जैसे देशों की उन सब राष्ट्र को तलाश थी, क्योंकि भारत में एक ऐसी चीज पाई जाती थी, मसाला, काली मिर्च वगैरह। और आप जानते हो वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो जाता है, टेम्परेचर हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, प्रिजर्वेशन के लिए चाहिए। तो उस समय काली मिर्च एक ऐसी चीज है, किसी भी चीज को, गर्म चीज का ज्यादातर में, जैसे मीट उट का अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसमें ज्यादातर काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। तो यूरोप वगैरह के लोग जो ज्यादातर मीट उट का प्रयोग करते हैं, तो इस वजह से वो काली मिर्च का डिमांड बहुत ज्यादा था यूरोप वगैरह में। तो जब इससे व्यापार बंद हो गया तो उनको यूरोप काली मिर्च चाहिए। और वो जो यहाँ की क्वालिटी थी गुड, यहाँ इसके वजह से भी व्यापार चलता है। इसलिए क्या क्या वहां के जब व्यापार इनका जो क्लोज हो गया, देखो एशिया के पार्ट में बता रहा हूँ, एशिया है और ये यूरोप है, एशिया है यूरोप है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ज्योग्राफी के हिसाब से,
ये आप थोड़ा सा पढ़ोगे, ये कौन सा, ये थोड़ा काला सागर, ये कौन सा, ब्लैक सी, जिसको बोलते हैं ब्लैक सी है, काला सागर, ठीक है। अब ब्लैक सी है और यहीं पे एक चीज देख लो, ये बड़ा सा मेडिटेरियन सी, क्या है, मेडिटेरियन सी है। अब यहीं पे आप देखो काला सागर जब ये है तो ये वाला देखोगा, अब ये वाला पार्ट इस्तांबुल एक वाला, ये यहाँ काला सागर के बगल में इस्तांबुल है, ये एजोप सागर, यहीं पे जो है एजोप सी है, इसे बोल सकते हो एजोप सी, एजोप सी, एजोप सी, ठीक है ना, एजोप सी। अब ये जो एजोप सागर है और एजोप सागर, ये जो आप देख रहे हो, ये हो गया तुर्की, है ना। अब ये जो तुर्की है और यहाँ पे आपको पता है कि एक जल संधि जिसको बोलते हैं, एक स्ट्रेट है, एक स्टेट है जो डोर डोनल्स की जल संधि जिसे बोलते हैं, डोनल्स स्ट्रेट, ठीक है, डोनल्स स्ट्रेट है, ये है डोनल्स स्ट्रेट है यहीं पे। तो ये जो अलग करते हैं डिवाइडेशन, ये देखो ये जो पार्ट है, अब ये जो पार्ट डोनल्स स्ट्रेट है इनको अलग करती है, यहाँ पे एजोप सागर है और यहाँ पे मारमरा सागर है, ये हमारा एजोप सागर, यहाँ पे मारमरा सागर, मारा सी, जस्ट यहाँ बगल में। तो यही जो इस्तांबुल पार्ट है, ये इस्तांबुल और तुर्की, ये जो है ना, यही इस्तांबुल पार्ट जो था ये कब्जे में आ गया और इस वजह से व्यापार बंद हो गया। और इस वजह से क्या हुआ, यूरोप के जो 3-4 बंदे थे, जैसे कोलंबस, मैंने जो नाम नोट डाउन किया, कोलंबस है ना, मैगलन और वास्को डिगामा, इन तीनों चारों ने क्या किया, भारत जैसे देश, बड़े बड़े राष्ट्र को अपनी कोलाइज करने के लिए खोज सर्च मारना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन थे, तो कोलंबस, मैगलन और वास्को डिगामा, ये 3 जो बंदे थे बहुत पॉपुलर थे और सबको ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। इन्होंने इंडिया की मतलब इंडिया जैसे राष्ट्रों का खोज करने के लिए निकल पड़े। तो अब जो कोलंबस ने मतलब इंडिया की खोज करने के लिए निकले, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, अमेरिका की खोज किया। वास्को डिगामा कहीं किसी और की खोज करने के लिए निकले, लेकिन वास्को डिगामा इंडिया की खोज किया। और भारत में कब पहुंचे, भारत में पहुंचे 1498 में, ध्यान रखना 1498 में भारत पहुंचते हैं। तो वहां के राजा जमोरियन उसका बहुत स्वागत करते। क्यों कर रहे, देखो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली थे, पुर्तगाली कंपनी लेकर आए थे, जो कोचीन वगैरह है, तो वहाँ केरल के तट जो है, काली तट, जैसे काली कोचीन तट, वहीं पर रुके, कोचीन कोस्ट जो एरिया है केरल का, वहीं पर रुका। वहाँ के राजा जमोरियन बहुत अच्छे स्वागत किए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते तो उनका स्वागत करते हैं। तो इस टाइप से ये वास्को डिगामा 1498 में पहला पुर्तगाली कंपनी आ चुका था। तो उस टाइम यूरोप में क्या ग्लोरी एंड गोल्ड का होड़ चल रहा था यूरोप में। जो ट्रिपल जी जो लिखा, गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड, जिसके पास ये 3 चीज होगा वही यूरोप में राज करेगा, पूरे दुनिया पर राज करेगा। जिसके पास गोल्ड होगा उसी के पास ग्लोरी हो गया, वही एक गोल्ड कहलाएगा। जिसके पास गोल्ड मतलब पैसा ज्यादा होगा वही एक लग्जरी मतलब ग्लोरी कहलाएगा, और वही गोल्ड कहलाएगा, ठीक है। ये है इस टाइप से इन्होंने मतलब उस समय यूरोप में होड़ चल रही थी। और फाइनली वास्को डिगामा आते हैं। वास्को डिगामा के बाद देखो कौन कौन आते हैं भारत में, इंडियन जो अगर डिस्ट्रिक्ट से देखे तो इंडिया में कौन कौन और भी आते हैं। तो इंडिया में वास्को डिगामा कब आते हैं, 1498 तो आपको पता चल गया कौन वास्को डिगामा है। फिर आपको बता रहा हूं 1595 में डच आई है, कौन, डच कंपनी, डच आ चुकी है। फिर अब देखो 1600 में क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। फिर 1664, फिर 1616 में डेविस कंपनी, कौन, डेविस कंपनी आती है। फिर 1664 में अगर बोलो तो ये आती है फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी जो कंपनी है ये आती है, फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है ना, 1664 में। ठीक, इस टाइप से ये आती है और भारत में फाइनली अपना कब्जा जमाती है। और आपको पता है 1498 आई पुर्तगाल, और 1595 आपको पता डच आई,
और उसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1616 में डेविस, और 1664 में कौन आती है, 1664 में आती है कौन, डच फ्रांसीसी कंपनी। अब बताओ इन सब कंपनी के आने के बाद क्या आपको लगा कि कौन राज कर पाए? सिर्फ इंडिया में सिर्फ तो सिर्फ ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिसी एक ऐसी थी, देखो क्या बात है, 1600 में आए हो, 1757 में राज करेंगे। देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पेशेंस, कभी भी आपको कहीं पे राज करना है तो आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। इन्होंने समझा डायरेक्ट आके राज करना असंभव होता है हर इंसान के लिए, उससे मुगल भी नहीं आए हैं। देखो ये आते और समझते और राज जो करते वो ऐसा राज करते। देखो इनका सबसे पहले कंपटीशन इनके खुद अपने ही वजह देशों के साथ था, ज्यादातर अपने ही लोगों के साथ। 1498 में पुर्तगाली आए तो इनका कॉम्पिटिटर, फिर उसके बाद डच आ गया। डच यहाँ पे बहुत भारत और इंडोनेशिया, जकार्ता आइलैंड वगैरह में, जावा द्वीप में बहुत सारे मतलब कब्जा जमा चुके थे। पुर्तगाल पूरा अरेबियन जो सी थी उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया। और डच तो आपको पता है सुमात्रा, जावा है ना, जो चाइना सी है वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट एशियन का पूरा एकदम कब्जा कर लिया उन्होंने। फिर फ्रांस आते, फिर डेविस तो फिर छोड़ ही दो, फिर यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी आते भारत जैसे देशों में। और इन्होंने मतलब पहले तो भाई जाते हैं, फिर कोलकाता में किस तरह अपनी कंपनी जाते हैं, उसके बाद सूरत में, और फिर विशाखापट्टनम मसूलीपट्टनम में अपना अपना जो है कोठी स्थापित करते हैं, अपना फैक्ट्री स्थापित करें फर्स्ट। उसके बाद देखो क्या होता है कि अब जब धीरे धीरे 18 अब इसके बाद अब फाइनली इनके साथ कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन के बाद क्या होता है, कैसे कैसे इन कंपनियों को हराएंगे और कैसे कैसे या करके सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बचेगी, उसी को आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, रजनी पामदत्त ने अपनी अपनी बुक के अंदर 3 फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन किया। पहला फेज 1757 से 1813, 1757 से लेकर 1813 के बीच में 3 फेज में इन्होंने कॉलोनाइज किया है अपनी बुक को। मतलब बता कि इंडिया में जो कॉलोनाइजेशन हुआ 3 फेज हुआ। पहला जो वाणिज्य उपनिवेशवाद, कमर्शियल कॉलोनाइजेशन या कमर्शियल जो बोल सकते हो कमर्शियल कॉलोनाइजेशन जिसे बोलते हैं, ये है 1757 से 1813 के बीच में हुआ था। ठीक है, ठीक है, 1757 से 1813 के बीच में। अब जब इन्होंने इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलोनाइजेशन, हम जो इसी को डिटेल से आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ जब इन्होंने वाणिज्य उपनिवेशवाद में क्या हुआ, सबसे पहले प्रतिद्वंदी कंपनी को सीमित किया। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, जो कॉम्पिटिटर या अपोजिट कॉम्पिटिटर थे उनको पहले इन्होंने कंट्रोल किया, सीमित किया। कैसे किया देखो, तो एग्जांपल जैसे वेदरा का युद्ध किया, डच को हरा दिया। वेदरा का युद्ध, वेदरा एक एरिया एक जगह है, वहां पे इन्होंने डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वॉर हुआ, और वेदरा के युद्ध के बाद डच कंपनी पराजित और खत्म होकर वो चली गई। ठीक है, अब इसके आगे जब डच, अब इन दोनों के बीच जब वेदरा और जब एक मैं बता रहा हूँ सिचुएशन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और डच सामने आई तो अब पता चला कि भाई अब कौन राज करेगा इंडिया पे। तो बोला कि भाई वॉर हो जाए, तो वेदरा का वॉर में और ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉर में फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत होती है, और वेदरा का वॉर में कब डच कंपनी पूरी तरह हार जाती है और वापस चली जाती है। फिर दूसरा जो फ्रांस का वॉर होता है, बॉन्डीवास का वॉर, बॉन्डीवास के युद्ध में फ्रांसिस को हरा देती है। और फाइनली जो बचता है इंडिया में, अब किसका राज रहेगा, तो फाइनली इंडिया में रहेगा अंग्रेजों का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की राज रहेगी। और इन्होंने क्या किया, प्रतिद्वंदी अपनी जो अपोजिट कंपटीटर कंपनी को सीमित कर दिया, कंट्रोल कर दिया वेदरा और बॉन्डीवास के वॉर में। फिर इन्होंने क्या किया, भारतीय राजस्व पर एकाधिकार। अब बताए भाई, अब तो भाई हाँ चलो हमारी कंपनी कंट्रोल हो गई, लेकिन इंडिया में राज कैसे करेंगे, तो राज करने के लिए भाई पैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय जो राजस्व थी, भारत का जो राजस्व कहां से आ, उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, यहाँ के राजा महाराजाओं को मतलब कम करो। उस मुगल भी खत्म होते जा रहे थे, मुगल भी एकदम अंतिम मतलब वो अंतिम सीमा पर थे। ऑलमोस्ट 1707 के बाद कोई मुगल बादशाह जो मैनली जो इंडिया को उतने बड़े लार्ज एरिया को कंट्रोल कर सके वैसा बच नहीं सका था। सब एक एरिया में डिवाइडेशन हो चुके थे, अवध अलग, दिल्ली अलग, हैदराबाद अलग, बंगाल अलग, है ना, पश्चिमोत्तर प्रांत जो वेस्टर्न वाला पार्ट वो अलग हो गया। इसके वजह से कमजोर पड़ गया था मुगल। ठीक, मुगल का जो मतलब एक लास्ट ही स्टेज बचा था जो, ठीक है ना।
जबकि 1857 तक चलता, बहादुर शाह जफर शाह तक, ठीक है। अब पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्र पर एकाधिकार कैसे किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध किया। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी पता है, प्लासी एक जगह है जो बंगाल के अंदर पाई जाती है। वहां पे अंग्रेजों किसके बीच में हुआ था प्लासी का वॉर, तो प्लासी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके बीच में हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस कौन, नवाबों के बीच, नवाब, नवाब, नवाब मतलब नवाब उस समय कौन थे, तो नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। और क्यों इंडिया, जबकि इनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी जीत जाती, क्यों, कि नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, मीर जाफर ने क्या किया, मतलब अंग्रेजों से जाके मिल पड़े। मीर जाफर जो था एक मतलब मतलब अच्छा तो सेनापति कह सकते हैं, लेकिन सेनापति उनका चरित्र बेकार था। उन्होंने क्या किया, लालच में आकर अंग्रेजों का साथ दे दिया और फाइनली सिराजुद्दौला हार गए और उनको कठपुतली नवाब बना दिया गया। ऐसा अंग्रेजों ने बताया कि अगर हमारी साथ देते हो तो मैं आपको नवाब बना दूंगा, और फाइनली उसको कठपुतली नवाब बना देते इसको हराने के बाद। और फाइनली उसका भी शासन कुछ ही समय तक रहता है। और जैसे ही बैटल प्लासी बंगाल जीतते हैं, कंट्रोल बंगाल का मतलब प्लासी, यही एक टर्निंग पॉइंट है। और इससे डिसाइड हो गया था कि इंडिया पे फाइनली अब अंग्रेजों का राज रहेगा, अब अंग्रेज शासन करेगी। तो ये अंग्रेज का ही टर्निंग पॉइंट है 1757 का जो वॉर हो रहा है 1857 का प्लासी का। फिर 1764 जो बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर एक जगह है जो वहां पे है, बिहार के अंदर है बक्सर, वहां पे वार हुआ। इसके अंदर बंगाल प्लस अवध प्लस दिल्ली के, बंगाल के जो मीर कासिम, बंगाल के जो थे मीर कासिम मिले थे। बंगाल के कौन कौन थे, तो मीर कासिम प्लस अवध के नवाब प्लस दिल्ली के शाह आलम द्वीप थे। तीनों का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। बंगाल के जो थे मीर कासिम, अवध के जो थे जो नवाब सुजाउद्दीन, और जो शाह आलम द्वीप थे दिल्ली के थे। तीन नवाब थे, तीन थे, और इनके बीच में वॉर हुआ। और फाइनली जब वॉर हुआ बैटल ऑफ बक्सर, तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार डायरेक्टली उसको देना पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। और यहाँ की फाइनेंशियल पूरे जो मतलब एक्टिविटी थी, राजस्व इनके पास कंट्रोल आ गया। किसके पास, राजस्व पूरा का पूरा किसके पास आ गया, तो फाइनली राजस्व आ गया अंग्रेजों के पास हो गया। और अंग्रेजों ने 1764 के वार के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि कब होती है, क्वेश्चन पूछा, तो इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। कहाँ पे, इलाहाबाद के नैनी शहर में, इलाहाबाद में होता है, ठीक है ना, इलाहाबाद 1765। और इसके बाद जो है ना देव शासन, देव शासन लगा दिया गया। देव शासन क्या था भाई, देव शासन ऐसा था कि राजस्व का काम क्या है, अब कौन सौंपेगी, राजस्व का काम कौन करेगी, तो राजस्व का काम, जो पैसे वसूलने का काम अंग्रेज करेंगे। और जो निजामत का काम, जो निजामत का काम होते हैं, जो जिसमें अक्सर वो काम होता है जो फैसला सुनाना, फैसला करना, वो नवाब करेंगे। तो वो निजामत का काम नवाब को सौंप दिया। और फाइनली नवाब भी मतलब जब भाई किसी के पास पैसा नहीं आएगा तो कैसे लोक कल्याण, मानव कल्याण, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या कैसे नल कुआं या कोई भी इरिगेशन या सिंचाई के साधन विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। तो यही था, पैसे के ऊपर बात आ रही थी पूरा का पूरा। और पैसा कंट्रोल करके दे रहे थे, पैसा बहुत कम मात्रा में अंग्रेज नवाबों को दे रहे थे। एक तरफ से आप समझ रहे कि पेंशन पे उसको आश्रित कर दिया था, पेंशन पे स्टेबलाइज कर दिया था। तो ये था द्वैध शासन। द्वैध शासन का इतना बड़ा नकारात्मक परिणाम बनता है कि बंगालों को चुन चुनकर वहां की सारी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को खत्म ही कर देते हैं। और वहां की इस तरह से पैसा लिया जाता है कि उस समय का समझा जाता है कि जो सबसे ज्यादा पैसा लिया गया उसी समय लिया गया, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से। बंगाल को नष्ट कर दिया था, और सबसे बड़ा अकाल भी उस समय पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। ये होने के बाद अब इन्होंने क्या किया, ये मतलब भारतीय राजस्व को कैसे अपना पता है ना, बैटल ऑफ प्लासी किया, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद द्वैध शासन लगा, अपने अंदर राजस्व का काम सौंपा, उनको निजामत का काम दे दिया। अब ये बंगाल पे आ चुके हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे कि देखा यार बंगाल पे आ चुके, तो जो पैसे और डेवलप करने के लिए, जब देखें बंगाल तो अब बहुत बेकार हो चुका, अब यहाँ से पैसे लेना, क्योंकि कृषि का हालत और बेकार हो चुका। तो इन्होंने क्या किया, लैंड फॉर्म विकसित किया, लैंड का जो मतलब जो भू राजस्व प्रणाली, नई नई स्कीमें लाई, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। इसके अनुसार तो ये अच्छी
थी, लेकिन ये इसका भी नकारात्मक परिणाम मिलता है भारतीय एग्रीकल्चर मतलब इंडियन एग्रीकल्चर या भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बहुत नकारात्मक परिणाम मिलता है। क्या है अस्थायी बंदोबस्त? समझो, ये अस्थायी बंदोबस्त कब आई थी? तो यह अस्थायी बंदोबस्त आपको 1793 में आई थी। अस्थायी बंदोबस्त अगर बात करें तो कब आई थी? ये 1793 में आई थी। 1792-93 समझ सकते हो। इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। इसे सूर्य अस्त विधि भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे सूर्य अस्त विधि, सूर्य अस्त विधि भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक निश्चित समय पे इसमें देखिए एक बार और बता दो अस्थायी बंदोबस्त क्या था, फिर उसके बाद समझते हैं। अस्थायी बंदोबस्त एक ऐसा बंदोबस्त था जिसमें किसानों का जो जमीन का मालिक किसान नहीं बल्कि जमींदार हुआ करते थे, और ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार जैसे क्षेत्रों में, असम जैसे क्षेत्रों में ज्यादा डेवलप्ड का 80-90%। इसमें क्या था कि भाई जितने भी अनाज है उसका 10 भाग किसके पास जाएगा? अगर 100 डिवाइड कर दिया जाए, 100 कुड़िया लगाया जाए तो 10 कुड़िया अंग्रेज के पास जाएगा और 11 कुड़िया टोटल वसूलना होता था। 11 में से जो 10 भाग होता था वो अंग्रेज के पास और 1 भाग जमींदार के पास। लेकिन जमींदार ऐसा नहीं करते थे, वो डिवाइडेशन तो 100 पार्ट में कर देते थे, लेकिन अगर वसूलने की बारी हो तो सिर्फ 10 ही भाग अंग्रेज के पास पहुंचाते थे, और वो 20-20, 25-25, 50-50 मतलब पार्ट्स को अपने अंदर कर लेते थे। इस वजह से अंग्रेज सारे का सारा मतलब प्रेशर किसान मतलब फार्मर के ऊपर, गरीब फार्मर के ऊपर, गरीब किसान के ऊपर गया, और वो फाइनली वो कमजोर होते गए, और ये अस्थायी बंदोबस्त भी फेल हो गया, नकारात्मक परिणाम साबित हुआ। और ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये दक्कन प्लेट्यू, मद्रास प्रांत, मुंबई वगैरह साइड में दक्षिण वाले पार्ट में लगाया गया था। इसमें क्या था कि अमेरिका इस समय जो लगाया गया था, ये आपको पता है, इस समय जो लगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त बताया जा रहा हूँ कि ये जब विकसित डेवलप हुआ था ना, उस समय अमेरिका का गृह युद्ध चल रहा था। अमेरिका अब अंतिम चरम सीमा पे भी थी कि अब मेरे को आजादी चाहिए, और इस समय वहां से कपास आना बंद हो चुका था। अंग्रेज जो कपास का उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था ब्रिटेन के अंदर। वो कपास से जो कॉटन इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी, और कपास की वजह से जो चल रही थी, तो वो कपास आना वहां से बंद हो चुका था यूएसए से, और वो इंडिया में थोप चुकी कि भाई इंडिया में अब बनाओ। तो इस वजह से ये इंडियन फार्मर को ज्यादातर ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत जो आते थे, इसके तहत सारे किसानों को क्या किया कि भाई अब तुम लोन लो, कुछ भी करो, मेरे को जल्दी से जल्दी कपास चाहिए। तो कपास का प्रोडक्शन करने लगे, और कपास का प्रोडक्शन के बाद करने की वजह से वो लोन लेने लगे। लोन ले लिए किससे? तो लोन साहूकारों से, साहूकार से लोन लिए। अब देखो, साहूकार से लोन लेने के बाद जब कपास को फिर रिटर्न करने की बारी आई, तो वो कपास का डिमांड, फिर अमेरिका आजाद हो चुका था और कपास की डिमांड कम हो चुकी थी, और ये कर्जदार हो गए, और ये फाइनली रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी फेल हो गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था, किसमें मालिक जो है ना रहते थे जमींदार, खुद किसान रहते थे, लेकिन इसमें मतलब जो है मतलब एक गलत जो जिसे बोलते हैं साहूकार विकसित हो गया। जैसे इसमें जमींदार की वेटनी व्यवस्था जो विकसित हो गई थी, इसी तरह इसमें साहूकार विकसित हो गया था। अब इसमें महलवाड़ी क्या था? महलवाड़ी खासकर पंजाब वाले पार्ट वाले पश्चिमोत्तर पंजाब वगैरह पार्ट में लगाया गया था। ये एक ऐसा पार्ट था, इसका मुखिया ग्रामीण मुखिया, इनका जो मैन जो हुआ करता था ग्रामीण मुखिया हुआ करते थे, वही एक मतलब बड़े एरिया में वसूल करके अंग्रेजों के पास पहुंच जाया करते थे। ये कभी कभी 80-90% भी पहुंच जाते। अगर 100 रुपये आप कमा रहे हो तो 80 रुपये आप हमें दोगे, ऐसा ऐसा इनकी दरें होती थी। मतलब आप 1/3 2/3 दर हो सकती इसकी होती, इतनी हाई फाई दरें होती थी। इस वजह से भू राजस्व प्रणाली को सुधार तो किया, लेकिन उसके तहत इसका नकारात्मक परिणाम मिला, और उसका भी उसके तहत भी इन्होंने हमारी मतलब उपनिवेशवाद किया। ठीक है ना। अब आते हैं व्यापार पर अधिक लाभ। व्यापार को कैसे कंट्रोल किया? व्यापार पर एकाधिकार मतलब जो अपोजिशन, मतलब अगर किसी भी का एरिया में व्यापार करना है तो भाई जो भी आपका कॉम्पिटिटर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उनको एकाधिकार किया। एकाधिकार क्या था? व्यापार पर एकाधिकार कि इस वाले एरिया में ईस्ट इंडियन कंपनी ही व्यापार कर सकती है, कोई नहीं, क्योंकि वहां लंदन से इसको छूट मिला था। और ये कभी कभी बहुत घाटे में चलती थी, घाटे में कंपनी चलती थी। इनके जो इसके वर्कर्स वगैरह होते थे, ये बहुत भ्रष्ट हो चुके थे, करप्ट हो चुके थे, इसके वजह से घाटे में चलते थे। तो एकाधिकार इसके पास, व्यापार पर एकाधिकार था, और जब व्यापार पर एकाधिकार इसको मिला तो इन्होंने राजनीतिक मतलब हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? पॉलिटिकल इंटरफेयर।
कि जैसे मैं बता सकता हूँ कि भाई प्लासी का वॉर को, बक्सर का वॉर किया, इलाहाबाद की संधि की, इस टाइप से इन्होंने हस्तक्षेप किया और क्रय मूल्य का नियंत्रण कर लिया कि भाई आर्थिक और क्रय मूल्य क्या किया कि भाई जब इन्होंने देखा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त हम ही सेट कर रहे हैं और महलवाड़ी सब कुछ हम ही मतलब लैंड फॉर्म जैसे विकसित हम ही कर रहे हैं, तो हम क्यों ना क्रय मूल्य भी हम ही सेटअप करें। तो क्रय मूल्य इन्होंने ही सेट करना स्टार्ट किया। बोला कि भाई साहब आप जिस भी एरिया में आलू प्याज उत्पादन कर रहे हो मैं आपको 20 रुपए ही लूंगा, इतना ही रुपए। खरीदने वाला इन्होंने कम कर दिया, बेचने वाले ज्यादा हो गए। ऑटोमेटिक जब बेचने वाला ज्यादा होंगे, खरीदने वाले कम होंगे, तो फाइनली आपको देना ही पड़ेगा कुछ जिस रेट में वो चाहेंगे। अगर क्या है कि हर फल को, हर एक जो अनाज को स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या होता है ज्यादातर अनाज जैसे आलू प्याज वगैरह होते हैं, टमाटर गलने वाली चीज होती है, इनको क्या होता है समय पे बेचना होता है। तो इस वजह से इनको एक क्रय मूल्य भी अंग्रेज ही निर्धारित करते थे और इसका भी एक नकारात्मक परिणाम मिला। आर्थिक लाभ अंग्रेजों के हुआ इससे, और इससे व्यापारिक लाभ भी हुआ और बहुत आगे तक गया। ठीक है, अब बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप किया, पॉलिटिकल इंटरफेयर क्या किया इन्होंने, वॉर किया। अब कैसे इन्होंने किया, प्लासी का वॉर किया, बक्सर का वॉर किया, मैसूर का वॉर, मराठा के साथ वॉर। क्या कैसे कब कब हुआ पता है ना, ये प्लासी का 1757, बक्सर का 1764, मैसूर का वॉर आपको पता है कि 1799 में वार अंतिम टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ और फाइनली उनको खत्म कर दिया। मराठा का वॉर 1820 में 18 19 20 में जो हुआ था फाइनल में, और फाइनल 1819 और 20 के बाद मराठा भी एकदम से अंग्रेजों के पेंशन के ऊपर आ गए थे। ये क्या किया इन्होंने, या तो आप वार कर लो या तो मेरे का साथ एग्रीमेंट करके अपने अंदर मिल जाओ। क्या किया इन्होंने कि देखो एक अंग्रेजों ने क्या कि एक प्रणाली विकसित किया। आप देखो बहुत छोटे छोटे राजा हो गए थे, तो बोला कि भाई आप सबसे लड़ना तो अच्छे नहीं है, तो इन्होंने बोला एग्रीमेंट किया कि या तो आप अपने मेरे अंदर मिल जाओ या तो वार करके मिलो। तो बहुत सारे राजा जैसे टीपू सुल्तान वगैरह हुए, मराठा हुए, इन्होंने वार किया, फाइनली वो अंग्रेज में फाइनली जाके मिले, चाहे वो पेंशन के रूप में किसी भी रूप में हो। टीपू सुल्तान तो भाई लड़ते लड़ते मर गए। तो इस तो एग्रीमेंट के तहत अपनी सेनाएं मतलब अपनी सेनाएं को बढ़ा लिया, अपनी ताकत को और इजाफा कर लिया। इसको कैसे किया इन्होंने, बताया कि देखो आप जिस भी एरिया में रहते हो, मतलब आपका जो भी एक रेजिडेंशियल है, मतलब आपका कॉलोनी है, आपके अंदर मेरा एक रेजिडेंशियल व्यक्ति नियुक्त होगा और वो आपकी देखरेख करेगा और आपके वॉर में वो मेरी सेना पूरा साथ देगी और आपकी सेना मेरे वॉर में साथ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी उसका वॉर होता था क्षेत्रीय राजाओं का, तो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जितने भी सेना थे उनके साथ नहीं दिया करती थी, वो उल्टा मतलब उनको साथ छोड़ दिया करती थी। तो इस वजह से इन्होंने मतलब क्या किया, एग्रीमेंट किया। और जो रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे उनके दरबार में, वो रेजिडेंट उनको खर्चा और सेना का खर्चा सब कुछ देना पड़ता था उसी दरबारी राजाओं को। ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, क्रिएट अ बिग आर्मी बाय इंडियन एक्सपेंडिचर, इंडिया भारतीय खर्च पे ही बहुत बड़ी इंडिया मतलब आर्मी एक विकसित कर ली, लार्ज मात्रा में आर्मी विकसित कर लिया और इस तरह इन्होंने शासन करने लगे। अब देखो फिर से ये स्टेप से इन्होंने कोलोनाइज किया। ये है प्रथम चरण, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन कोलोनाइजेशन। ठीक है, तो इस स्टेप से हमने जैसे पढ़ा और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत क्लियरिफिकेशन है इसमें, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले क्यों हुआ, अगर फिर से अगर रिवीजन करें तो कोलोनाइजेशन क्या है कि भाई एक शक्तिशाली राष्ट्र एक छोटे राष्ट्र पर कब्जा कर लेना अपने हितों के लिए। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश वासियों ने इंडिया पे किया था। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों हुआ कि 1493 में कुस्तुनतुनिया जो इस्तांबुल वाला पार्ट है वो तुर्की के कब्जे में आ गया और एशिया और यूरोप का व्यापार बंद हो गया। इस वजह से क्या हुआ, जब बंद हो गया तो कोलंबस, मैगलन और वास्को डिगामा क्या हुआ, सर्च के सी रूट की और खोज के लिए निकल पड़े। सी रूट की खोज के निकल पड़े और उन्होंने फाइनली इंडिया की खोज की 1498 में। 1498 में खोज की और इसी जब 1498 में खोज की तो बहुत सारी कंपनी आई, कैसे डेविस कंपनी आई, फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी आई, लेकिन उन्होंने में सबसे जो पावरफुल कंपनी निकली ईस्ट इंडिया कंपनी और इन्होंने ही राज किया। इनका जो एक्चुअल राज स्टार्ट होता है, जो एक्चुअल 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी का वॉर, बैटल ऑफ प्लासी का वॉर किसके बीच में हुआ था, तो नवाब सिराजुद्दौला और इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वॉर किया और भारत में एंटर कर गए। भारत में एंटर करने के बाद देखा कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे फ्रांसीसी है, डेविस फ्रांसीसी कंपनी है और क्या तो नाम है, डच कंपनी। इन्होंने खते मतलब अपने जो कॉम्पिटिटर उनको खत्म कर दिया। ठीक है ना,
पर जो वेदरा का वॉर में और व्लादिवोस्टोक में दोनों को खत्म कर दिया और फाइनली अकेला इन्होंने एकाधिकार मोनोपोली यहाँ पे स्थापित कर लिया। फिर भारतीय राष्ट्रीय का अधिकार जो फाइनेंशियल जो पावर थी उस पर एक अधिकार कैसे किया, बैटल के तहत, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के तहत बिहार उड़ीसा और बंगाल जैसे बड़े क्षेत्रों को ले लिए और फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या किया उन्होंने पूरे एरिया को ले लिया और वहां के फाइनेंशियल जो भी कंडीशन उनको कंट्रोल करने लगे, जो निजामत का काम था नवाब को दे दिए। ठीक है, और इस टाइप से इन्होंने आगे बढ़े और इन्होंने भू राजस्व प्रणाली लैंड फॉर्म विकसित की, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है ना, फिर उन्होंने व्यापार पर अधिक पक्के लाभ कमाया बहुत अधिक, फिर राजनीतिक इंटरफेयर, बिग इंडियन मतलब जो आर्मी विकसित की, डेवलप की। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं ये था फर्स्ट इंडियन कोलोनाइजेशन। अगर आप ये मेंस के दृष्टिकोण से तो बहुत बढ़िया, ये मेंस जो अगर किसी भी आंसर राइटिंग का पार्ट करना चाहते हो तो ये बुलेट पॉइंट आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, बहुत इजीली है, अंडरस्टैंडिंग इसका बहुत बढ़िया आपका डेवलप्ड हो जाएगा, आपका अपना ओपिनियन भी अच्छे से रख सकते हो। और बाकी तो आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से कोई एसएससी एग्जामिनेशन अगर है के तहत और भी है और तो सिविल सर्विस है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड फेज पढ़ेंगे, द्वितीय चरण जो भारतीय उपनिवेशवाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।